आज हम लोग जो यूरोपीय कंपनी आ रही हैं, उन कंपनियों के आगमन में हम पहली कंपनी भारत आने वाली जो पहली कंपनी पुर्तगाली कंपनी उसके बारे में जानते हैं। इसके पहले हम लोगों ने अ, यूरोपियों के भारत आने का क्या कारण था इस पर चर्चा की थी। फिलहाल अभी हम लास्ट में चल करके उस मैटर को पुनः रिवाइज कर देंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक फोटो दिख रहा होगा। ये फोटो किसका है? तो आप कहोगे कि सर ये फोटो जो है ये वास्को द गामा का है, जिसे वास्को डी गामा आप कहते हैं। ये वास्को डी गामा है क्या? एक खोज करता है और ये है वहां की जो नौसेना है उसका कमांडर भी रहा है। तो ये भारत कैसे आएगा? तो आप कहेंगे कि सर एक फाइनेंसर है डॉन हेनरिक, उसी डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में ये भारत आया था। अब ये चीजें आप यहाँ देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि प्रथम यूरोपीय, और इस प्रकार वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला यूरोपीय है। कितनी बार वो भारत आया था? तो ये नीचे लिखा हुआ है 1498, 1502 और 1524। तो 1498 में जब वो भारत आया तो ये क्या करता है? 1498 में जब ये भारत आता है ना, तो ये एक कार्य ये करता है कि अपने साथ जब ये लौट रहा होता है तो ये काली मिर्च लेके जाता है। क्या लेके जाता है? काली मिर्च लेके जाता है। अब जब काली मिर्चा लेकर जब जाता है तो वहां इसे यूरोप की मार्केट में जब इसे बेचता है तो उसे 60 गुना फायदा मिलता है। वास्तव में ये फायदा इतना बड़ा फायदा है कि इसे कौन नहीं पाना चाहेगा, और यही कारण है कि इसी लाभ को पाने के लिए यूरोपीय व्यापारी जो है ये बहुत तेज गति के साथ इंडिया आने के लिए मचल उठे थे। 1500 जब दो में जब वो आता है तो वो करता क्या है कि कोचीन में एक फैक्ट्री की स्थापना करता है, और यही पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री होती है। ठीक है। अब इसके बाद की बातें हम लोग करते हैं। जब वो तीसरी बार आता है तो वो 1524 है। तो 1524 में फिर वह कोचीन में ही पहुंच रहा है, और इसी कोचीन में उसे एक रोग हो जाता है जिसे मलेरिया कहा जाता है। ठीक है। और मलेरिया रोग से जब ये ग्रसित हो जाता है तो ये मर जा रहा है, कोचीन में ही मर जाता है। और फिर उसे कहाँ दफन कर दिया जाता है? तो आप ये कहोगे देखिए सर ये लिखा हुआ है सेंट फ्रांसिस चर्च में इसको दफन कर दिया जाता है। लेकिन उसकी इच्छा क्या थी? लिस्बन में दफन होना या अपने मूल देश में दफन होना। तो फिर क्या हो रहा है कि इसकी एक समाधि बनाई जाती है, पार्शियल जो है समाधि बनाई जाती है। ठीक है। और वह समाधि कहाँ बनती है? लिस्बन में बनती है। ठीक है। आपने यह एक मैटर जान लिया। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम इसके रूट के बारे में देखते हैं कि वह किस रूट से आता है और कैसे आता है। ठीक है। तो अगर हम इसके रूट को देखें तो देखिए बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ये जो पोर्शन है ये क्या है? तो आप कहोगे कि सर ये लिस्बन है। ये लिस्बन क्या है? पुर्तगाल की राजधानी है। तो इसमें आप दो रूट देख रहे होंगे। एक रूट जो है वह उसके जाने का है और एक रूट उसके वापस आने का है। तो देखिए जब वो जा रहा है तो कैसे कैसे जा रहा है? तो देखिए यहाँ लिस्बन से तो वो निकल रहा है। देखिए ये लिस्बन से निकल रहा है, आपको ये जाते हुए दिखा रहा है। ये देखिए आपको जाते हुए दिखा रहा है। फिर ये कहाँ आ रहा है? ये क्या है? कनारी द्वीप है। इस कनारी द्वीप के पूरब से निकलता है। फिर ये यहाँ से निकलने के बाद वो केप ऑफ वर्डे आइलैंड पे आता है। यहाँ पर वो हाल्ट करता है। फिर केप ऑफ वर्डे से निकलते हुए ये कहाँ आ जा रहा है? तो आप कहोगे कि सर ये सेंट हेलेना द्वीप आता है। ये वही सेंट हेलेना द्वीप है जहां पर नेपोलियन को भेज दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है। सेंट हेलेना द्वीप से नीचे जब वो उतर रहा है तो ये कहाँ आ रहा है? तो आप कहोगे कि सर ये धीरे 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 उतरते उतरते ये कहाँ आ गया? आप ये कहोगे कि केप ऑफ गुड होप में आ गया। ठीक है। अब इसी को आशा अंतरीप कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। और यही केप ऑफ गुड होप में आज भी आप देख सकते हैं उसकी एक समाधि, मतलब उसका एक प्रतीक बना है कि वो वास्को डी गामा कभी यहाँ आया था। तो इस पर क्या बना हुआ है? ईसाइयों का जो वो होता है चिन्ह होता है। ठीक है। वो बना हुआ क्रॉस का चिन्ह भी यहाँ बना हुआ है। अब यहाँ जब केप ऑफ गुड होप से आता है तो ये आप देखिए इसमें दो मार्ग है, तो एक मार्ग यहाँ पर छिपा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये ईस्ट लंदन है। अफ्रीका का ये जो हिस्सा है वो ईस्ट लंदन का हिस्सा है। ईस्ट लंदन के हिस्से के बाद वो कहाँ जा रहा है? तो आप कहोगे कि सर ईस्ट लंदन से वो सीधे निकलता है मोजाम्बिक में, और मोजाम्बिक में निकलने के बाद जब वो मोजाम्बिक आ जा रहा है, यहाँ आप देखिए मोजाम्बिक पहुंच गया।
तो मोजाम्बिक में इसको कौन मिल रहा है, यहाँ देखिए ये मोजाम्बिक है, यहीं पर उसको एक गुजराती मिलता है, अब्दुल मनीद। ठीक है, अब्दुल मनीद नाम का एक व्यापारी मिलता है ना। तो ये अब्दुल मनीद इससे कहता है कि सुनो, तुमको इंडिया जाना है ना, कालीकट जाना है ना, तो तुम यहां से निकलो, मालिंदी, मालिंदी आ जाओ। मालिंदी जब तुम पहुंच जाओगे तो मालिंदी से तुम कहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है, सीधे कालीकट को पहुंच जाओगे। तो ये आपने देख लिया कि इसके आने का यह मार्ग है, ठीक है ना। अब इसके आने के मार्ग को जो हम लोगों ने जान लिया, तो यहाँ पर ये भी जान लें कि इस मार्ग पर उसका मतलब कालीकट में उसका सम्मान करने के लिए जमोरिन, जमोरिन वहां का एक शासक वर्ग है, वो यहाँ पर उसका स्वागत करता है, सम्मान करता है। ठीक है, अब इसकी जो वापस, ये जो रूट है, आने का जो रूट है, इसी को कहा जाता है स्पाइस मार्ग, स्पाइस रूट कहा जाता है, मसाला मार्ग कहा जाता है। ठीक है, जाने के लिए वो थोड़ा सा अपने रास्ते को चेंज करेगा, मतलब कालीकट से निकलेगा, लेकिन यह फिर मागादीसू में आ जाएगा। आप देखिए तो मागादीसू ये आ गया, मागादीसू से पुनः उसी रास्ते का प्रयोग कर रहा है, लेकिन जब ये केप ऑफ गुड होप पहुंच रहा है, ठीक है, तो जब केप ऑफ गुड होप यहां पहुंच गया, देखिए, तो ये देखिए इसका रास्ता ये जा रहा है, ठीक है, फिर यहां से जाने के बाद पुनः यह केप ऑफ वर्डे आइलैंड पहुंच रहा है। अब केप ऑफ वर्डे आइलैंड से फिर ये कनारी के पश्चिम से निकलते हुए ये अजोर आ जाता है, और अजोर से ये फिर कहाँ जा रहा है, लिस्बन को ये वापस जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपने इनका रूट देख लिया, लेकिन अब एक चीज आपको यहाँ पर जानना है, ठीक है, कि ये जो आया, इसका आने का क्या क्या परिणाम आ रहा है। तो पहली चीज आप याद रखिएगा, इसने पूरब को पश्चिम से जोड़ दिया है, मतलब पश्चिम क्या हो गया, यूरोप हो गया, पूरब क्या हो गया, एशिया हो गया, इसको इसने जोड़ा। दूसरी चीज, इसने दो सागरों को जोड़ा, किसको जोड़ा, अटलांटिक सी को किससे जोड़ दिया, इंडियन ओशन से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपने मैप से ये देख लिया है, इसके आने का रूट्स देखा। अब आप थोड़ा ये देखिए कि ये कैसे चलता है। तो बच्चों, इसके चलने के लिए आप ये देख रहे हैं कि एक फोटो दिखाया जा रहा है, ये चलने के लिए तीन जहाजों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, एक जहाज ये है, एक जहाज ये है, और ये एक मेन जहाजें हैं, यही तीन जहाजें लेकर के वो निकलेगा। तो जहाजें जिनके माध्यम से वो आया है, या उसको एक को कहा जाता है, जो मेन जहाज है वो है सायोग्रेबियल, सायोग्रेबियल से चल के आता है। और दूसरी जो जहाज है वो क्या है, सायोबोरियो है। कौन सी जहाज है, सायो, यहां हम लिख देते हैं, ठीक है, सायो, नहीं दिख रहा है, दिखेगा आपको, सायो बोरियो है। अब आपके सामने प्रश्न आता होगा कि जो तीसरी जहाज है वो क्या है, तो आप कहोगे कि सायो राफेल है, राफेल, सायो राफेल है। ठीक है, ये आपने देख लिया कि कैसे वो उसका भारत से वो चल रहा है ना। अब आइए हम लोग अगला पोर्शन देखते हैं। तो अगला पोर्शन में आप ये देख रहे होंगे कि एक फोटो दिख रही होगी, ये फोटो किसकी है, तो आप कहोगे कि सर ये है कैब्रॉल की, कैब्रॉल। अब ये कैब्रॉल कौन है, तो आप कह दोगे कि सर ये जो कैब्रॉल है ना, ये भारत आने वाला दूसरा एक्सप्लोरर है ये। ठीक है, कैब्रॉल, कैब्रॉल दूसरे पुर्तगाली हैं, ये आप ये चीजें जान चुके हैं, सेकंड पुर्तगीज हैं, ये पुर्तगाली हैं। दूसरी चीज, कैब्राल को चुनौती दिया है किसने, अरबों ने चुनौती दिया था। क्योंकि देखिए, पुर्तगालियों के आने से पहले जो हमारा ये सागर है, चाहे वो हिंद महासागर हो, चाहे वो अरब महासागर हो, उन सब पर किसने कब्जा कर रखा था, अरबों ने कर रखा था। तो कोई व्यक्ति अपने हाथों से इतना बड़ा लाभ क्यों जाने देगा, तो इसलिए अरबों ने इनके व्यापार को रोका था। ठीक है, और फिर आपको याद रखना होगा कि कैब्राल के बाद, या कैब्राल के काल में ही वास्को डी गामा पुनः आ जाता है। और वास्को डी गामा जब पुनः आता है तो 1502 का वर्ष है। 1502 में उसने क्या किया, कोचीन में अपनी फैक्ट्री की स्थापना किया और चला गया, लेकिन कैब्राल सफल नहीं हो पाए।
देखिए ये है, जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये क्या है? ये है अल्बुकर्क। और यही अल्बुकर्क कब आता है पहले तो आप ये जान लीजिए। ये 1509 में आता है, और 1509 से ये कब तक रहता है? आप कहोगे कि सर 1515 तक रहता है। इसको हम जानने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि यही भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक है, का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ अलग कार्य किया होगा अन्य से, तभी तो ये वास्तविक संस्थापक होगा। तो देखिए ये अल्बुकर्क है, और ये जो आप देख रहे हैं ये यूसुफ आदिल शाह हैं, बीजापुर के शासक हैं। यूसुफ आदिल शाह है। ठीक, अब यूसुफ आदिल शाह के ऊपर 1510 में, कब? 1510 में अल्बुकर्क का आक्रमण हो रहा है, और इस आक्रमण में यूसुफ आदिल शाह हारते हैं। और फिर ये है गोवा। गोवा पर किसका अधिकार हो जाता है? तो आप कहोगे कि सर गोवा पर जो अधिकार होगा यह अल्बुकर्क या पुर्तगालियों का हो जाता है। अब यही जो गोवा है ये 1529 से लेकर के और 1961 तक ये पुर्तगाल की राजधानी के रूप में जाना जाएगा, या पुर्तगाली कंपनी की राजधानी के रूप में जाना जाएगा। एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह के विरुद्ध किसका सहयोग लिया था? तो आप कहेंगे विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का सहयोग लिया था। कृष्ण देव राय का सहयोग लिया था। क्लियर? तो आपने अल्बुकर्क के बारे में भी जान लिया है। लेकिन अब यहां प्रश्न आता है कि अल्बुकर्क को और इन्होंने क्या कार्य किया कि जिसके कारण इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो आइए जरा देखते हैं। अब अगर आप ये देखें तो ये आपने पाया कि 1510 में इन्होंने क्या जीता था? 1510 में इन्होंने गोवा को जीत लिया। अब 1511 ये डेट देखिए लिखा हुआ, 1511 में इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है मलेशिया, ठीक है ना? कौन सा देश है? मलेशिया। और मलेशिया में है मलक्का, मलक्का जलडमरू मठ, जिसे आप जानते होंगे, मलक्का। और इसी मलक्का पर उन्होंने अधिकार कर लिया। ऐसा करके उन्होंने क्या किया कि दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर भी इनका अधिकार हो गया था। क्लियर? अब इसके बाद हम इनकी अगली उपलब्धि क्या देखेंगे? अगली उपलब्धि है इनकी कि इन्होंने 1515 में, ठीक है, ईरान के हॉर्मुज आइलैंड पर अधिकार कर लिया, या द्वीप पर अधिकार कर लिया। यहां पर पुर्तगालियों का एक किला, आप ये देख रहे हैं कि पुर्तगालियों का एक किला दिखाया जा रहा है। इस किले का नाम है द फोर्ट ऑफ आवर लेडी। ठीक है, तो फोर्ट ऑफ आवर लेडी, ठीक है, यह हॉर्मुज में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित किया गया एक किला है। ठीक है, तो ऐसा करके जो हॉर्मुज बंदरगाह पर इन्होंने अधिकार कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ी उपलब्धियां रही हैं, और इसलिए इनको इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लेकिन एक चीज आपको और देखना है, वो देखिए ये क्या लिखा है। तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली 1510 में जब इन्होंने गोवा को जीता था, तो गोवा को जीतने के बाद इन्होंने, ये आप ये देखिए कह रहा है कि इन्होंने गोवा में 1510 में ही इन्होंने क्या शुरू कर दिया है? सिक्के ढालना शुरू कर दिया है। तो अब आपको यहां एक चीज सीखने को मिल गया। क्या सीखने को मिला? कि अल्बुकर्क या पुर्तगाली पहले यूरोपीय लोग हैं जिन्होंने भारत में, ठीक है, यूरोपियन मॉडल के सिक्के जारी करने की प्रक्रिया को शुरू किया था। अब कौन कौन सिक्के जारी किया था वो हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन यहां हम आपको बता दें कि अल्बुकर्क का उद्देश्य क्या है। तो आप कहेंगे गॉड, गोल्ड और ग्लोरी, ईश्वर को पाना, सोना को पाना और सम्मान को पाना। क्लियर? अब अगला पोर्शन देखते हैं। देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है सेंट जेवियर चर्च,
सेंट जेवियर चर्च। ठीक है, ये कहाँ है? गोवा में है। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना है कि यही भारत का पहला चर्च भी है। भारत का पहला चर्च जो है यही चर्च है। और फिर ये भी आपको याद रखना है कि यह किसने बनाया है इसे? तो फादर सेंट जेवियर एक ईसाई मिशनरी हैं, उन्हीं उन्हीं ने ये बनवाया था। और ये किसके काल में बना था? तो आप ये कहेंगे कि गवर्नर डिसूजा के काल में बना था। ठीक है, अब याद रखिएगा कि यही सेंट जेवियर चर्च में इनको दफन किया गया है। लेकिन उस समय सेंट जेवियर चर्च बना नहीं था। क्लियर? सेंट जेवियर चर्च तो 1542 में बनता है, लेकिन ये 1515 में ही मर जाते हैं। ठीक है, तो बाद में उसी के आसपास के हिस्से में, ठीक है, ये चर्च को बना दिया गया था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इनको दफन कहाँ किया गया है? सेंट जेवियर चर्च में। फिर ये भी आपको याद रखना कि जो सेंट जेवियर चर्च है ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है ये। फिर अब हम देखें कि इनके अन्य कार्य क्या हैं। कुछ लोक कल्याणकारी कार्य भी इनके हैं। तो देखिए, अल्बुकर्क ने भारत में एक क्रूर जो प्रथा थी, सती प्रथा, उस पर इन्होंने रोक लगा दिया था। क्लियर? और एक चीज और इन्होंने किया था कि विवाह प्रक्रिया को इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। मतलब पुर्तगाली लड़कों का भारतीय लड़कियों के साथ विवाह को इन्होंने प्रश्रय दिया था। इसके पीछे क्या रीजन था उनका? जाहिर सी बात है कि अगर ये जो संतान पैदा होगी, ये संतान पुर्तगाल की सपोर्टर बनेगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब भारत में पुर्तगाल निर्माण करने के लिए उन्होंने मैरिज पॉलिसी या विवाह नीति का भी प्रयोग किया था। क्लियर? अब अगला पोर्शन हम देखेंगे कि देखिए, ये लिखा है एंटोनियो डी नोरोनहा। ठीक है, एंटोनियो डी नोरोनहा लिखा है, और ये लिखा है बादशाह अकबर। तो बादशाह अकबर और एंटोनियो डी नोरोनहा के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते का क्या परिणाम हुआ कि पुर्तगालियों ने अकबर की जहाजों को, ठीक है, अरब सागर में जाने से जो मतलब अनुमति दे दिया था, और इसके लिए उन्होंने पास जारी कर दिया था। फिर से आप मैटर देखिए। ठीक है, ये एंटोनियो डी नोरोनहा है, और इन्होंने बादशाह अकबर के साथ समझौता किया था। या आप सीधे कह सकते हैं कि बादशाह अकबर एंटोनियो डी नोरोनहा से, ठीक है, ये मिले थे, और मिलने के बाद उनसे, ठीक है, समुद्री व्यापार की अनुमति मांगी थी। तो उन्होंने, ठीक है, अनुमति दिया था कि अकबर व्यापार कर सकते हैं। और इसी समझौते का परिणाम था कि जो भारतीय जहाजें हैं, ठीक है, यह लाल सागर तक जाने लगी। अब अगर ये अनुमति न देते तब क्या होता? तो अगर मुगल जहाजें समुद्र में उतरती, तो ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, ये चित्र एग्जैक्टली ये जो चित्र है, ये स्पेनिश आर्मेडा का चित्र है। ये स्पेनिश आर्मेडा। तो ये पुर्तगाली करते क्या कि इसी सेना का प्रयोग करके और किसी की जहाज को समुद्र में डुबा सकते थे। ठीक है, तो क्या वो इतने ताकतवर थे? आप याद रखिएगा कि पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है, या सागर का स्वामी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि ये इतने ताकतवर हैं कि इनकी अनुमति के बिना कोई भी हिंद महासागर और अरब सागर में अपनी कोई व्यापारिक जहाजों को उतारने की कोशिश नहीं कर सकता था। अब हम लोग अगली बात करते हैं। अगर हम अगली बातों को देखें, तो ये लिखा है इबादत खाना। अब आप इबादत खाने के बारे में जानिए। देखिए, यह बादशाह अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1575 में किया था। तो 1575 में जब उन्होंने इबादत खाने की स्थापना किया था, तो 1576 में 1576 में उन्होंने सभी धर्मों के लिए
इसे खोल दिया था कि आप लोग यहाँ आइए और इसमें शास्त्रार्थ करके और धार्मिक शास्त्रार्थ करके हमें बताइए कि वास्तव में धर्म का सत्य क्या है। क्लियर? तो यहाँ आप दो नाम देख रहे होंगे, एक नाम ये दिख रहा है, एक नाम ये दिख रहा है। तो अब गोवा से ईसाइयों का नेतृत्व करते हुए कौन आया था? तो आप कहेंगे एक्वा वीवा आए थे, एक्वा वीवा आया था। और कौन आया था? फादर मानसरात आया था। अब आपको याद रखना है कि इन्हीं दोनों लोगों ने, ठीक है, इबादत खाने में ईसाई धर्म का पक्ष रखा था। अब ये चीज आप जो देख रहे हैं ना, मानसरात ने ही शहजादे मुराद को अंग्रेजी की शिक्षा दिया था। अकबर के बेटे हैं मुराद, उनको अंग्रेजी पढ़ाया था किसने? मानसरात ने पढ़ाया था। अब हम आगे चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये देख दिया जा रहा है कि इन्होंने क्या दिया है, मतलब पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया। तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहली चीज पुर्तगालियों ने, ये देखिए लिखा हुआ है, ये विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन है और ये कहा गया कि इस रेलवे स्टेशन को किसने बनाया है? तो F.W. स्टीवेंसन ने बनाया है। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है इसका स्थापत्यकार कौन है? F.W. स्टीवेंसन ने बनाया है। और ये किस शैली में बना है? गोथिक शैली में बना है। तो इसका मतलब ये जो है गोथिक शैली का, गोथिक शैली जो है ये किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। इसके बाद अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि पुर्तगालियों ने और क्या क्या दिया है। तो आप याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने फर्स्ट चीज तो ये दिया कि कुछ फसलों की खेती उन्होंने भारत में प्रारंभ कराई थी पहली बार। तो कौन कौन फसलें हैं? एक तो मक्का है, दूसरा पपीता है, तीसरा ये लीची आप देख रहे हैं, चौथा गाजर आप देख रहे हैं, पांचवा आलू देख रहे हैं, ये अमरूद आप देख रहे हैं, टमाटर देख रहे हैं, काजू देखिए, और यह शिमला मिर्च को देखिए। तो इतनी प्रकार की फसलों को यहाँ पर ये लाए थे। एक इनकी और बड़ी देन मानी जाती है और वो है कलम तकनीकी का भारत में विकास किसने किया है? तो ये भी पुर्तगालियों ने ही विकसित किया है। अब और क्या देन है? तो आप कहेंगे कि सर एक इनकी और देन है, दूसरी जो देन है, प्रसिद्ध देन, वो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। ये प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने सबसे पहले गोवा में ही स्थापित किया था। और ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, ये गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस का क्या है, एकदम मतलब उसी के मॉडल पर ही बनाया गया है। गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के मॉडल पर ही गोवा में इसकी स्थापना की गई थी। और इस प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा पहली जो किताब निकाली गई थी वो है आयुर्वेद पर लिखी गई थी, या आप कहेंगे मेडिसिन पर लिखी गई थी या प्रकाशित की गई थी। अब हम लोग देखते हैं कि पुर्तगालियों ने सिक्के क्या क्या चलाए। ठीक है, तो देखिए पुर्तगालियों का जो सिक्का आया उसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये देखिए पहला सिक्का जो उन्होंने जारी किया है वो कौन सा सिक्का है? तो आप कहोगे कि सर ये जो सिक्का है यह क्रूजिडो है। ये जो सिक्का आप देख रहे हैं यह है रेस, इस सिक्के का नाम है रेस। और ये जो आप देख रहे हैं ये गोल्ड का सिक्का है, ये है डुकेट। ठीक है, और ये जो सिक्का है ये है फ्लोरिन। तो इतने प्रकार के सिक्के भी इन्होंने जारी किया था। देखिए ये चांदी है, ठीक है, सिल्वर है, ये कॉपर है, तांबे का है, ये आप जैसा देख रहे हैं कि यह लग रहा है गोल्ड, यह सोने का है, ये क्या है, ये भी सोने का है, गोल्ड है। क्लियर? अब हमारे सामने एक और पॉइंट आता है उभर कर, वो क्या? तो आप कहेंगे कि पुर्तगाली पहले यूरोपीय हैं जिनके काल में ईसाई मिशनरियां भारत में आईं और इन्होंने धर्मांतरण को शुरू किया था। क्लियर? अब अगला बात हम देखेंगे कि इनकी और क्या बात है। तो आप ये देखिए, यह आपको दिखाया जा रहा है, ये मसाले हैं सभी। ठीक है, मसाले। तो एग्जैक्टली पुर्तगाली लोग यहाँ भारत क्यों आए थे?
मसाले की तलाश के लिए आए थे। यूरोपीय लोग क्यों आए थे? मसाले की तलाश के लिए आए थे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया, तो आप कहेंगे कि जो भारत का ये मसाला है, इसे इन्होंने विदेशों में पहुंचा दिया। अर्थात मसाले का अंतर्राष्ट्रीयकरण किसने किया? भारतीय मसालों को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने पहुंचाया है? तो आप कहोगे कि सर पुर्तगालियों ने ही पहुंचाया था। कुछ मैटर हम लोग चाहते हैं कि रिवीजन कर लें, और वो देखिए ये है कि यूरोपी भारत में क्यों आए थे। तो यूरोपियों के भारत में आने का कारण क्या है? तो देखिए, एक चीज तो आप याद रखिएगा कि यूरोप में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां इसी समय का मतलब है 15 सेंचुरी में ही बदल चुकी थी। इन परिस्थितियों में बदलाव क्यों आया था? क्योंकि यूरोप में पुनर्जागरण आ चुका था। जब पुनर्जागरण आएगा तो लोगों का क्या है, जो सोच है, मानसिक जो क्षितिज है, ये व्यापक हो जाएगी, जिसके कारण उनमें क्या होगा, वे जो धर्म के पाखंड है, कर्मकांड है, अंधविश्वास है, मिथ्या अवधारणाएं हैं, उससे ये दूर जा चुके होंगे। और दूसरी चीज क्या है कि इसी समय राष्ट्रीय राज्यों का उदय भी प्रारंभ हो चुका था। अब जब राष्ट्रीय राज्य उत्पन्न होगा तो ये सामंतवाद को चुनौती देगा, ठीक है, लेकिन सामंतवाद इस लड़ाई को हार गया। क्यों? क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है, ठीक है, पैसा किसके पास है? व्यापारी वर्ग के पास है। तो ये जो व्यापारी वर्ग है, ये किसका साथ देगा? राष्ट्रीय राज्यों का ही साथ देगा। अब तीसरा पॉइंट है, यूरोपीय लोगों में तर्क और वैज्ञानिक सोच आ चुकी थी। भाई जैसे ये धर्म क्या होता है? धर्म वास्तव में एक अफीम है, ठीक है, वैसे तो ये मार्क्स ने कहा था, लेकिन आप याद रखिएगा कि वास्तव में ये एक अफीम है। ये व्यक्ति की जो सोच होती है ना, उसे बहुत सीमित कर देती है, ठीक है। अब जब धर्म, जब यहाँ से इनके मस्तिष्क से हटेगा, तो इनके अंदर क्या होगा? तर्क आ जाएगा, किसी चीज के बारे में वो सोचने लगेंगे। तो उसी को कहा जाता है वैज्ञानिक सोच, जिसके कारण जब वैज्ञानिक सोच आ जाएगी तो उनके अंदर खोजों और आविष्कार की प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा। और जब ये खोजों की प्रवृत्ति का विकास होगा तो इसका परिणाम क्या होगा कि इसी समय एक कंपास निडल या कुतुबनुमा का विकास होता है, फिर स्ट्राबोली का विकास होता है। तो देखिए, जो कुतुबनुमा होता है, समुद्र में सबसे बड़ी बातें आती हैं, मुश्किलें आती हैं कि समुद्र में हम दिशा नहीं पहचान पाते, लेकिन कंपास निडल या कुतुबनुमा की तलाश से हम दिशा को जान गए। फिर ये एस्ट्राबोली है। एस्ट्राबोली के आने से हमारे सामने एक बात आई। वो क्या बात आई? तो आप कहोगे इससे हम अक्षांशों और देशांतरों के बारे में जान चुके थे, या जानना आसान हो गया। लिखिए कि ये लिखा हुआ अक्षांश एवं देशांतर की स्थिति को जानना आसान हो गया। फिर 1439 में गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था। अब जब प्रिंटिंग प्रेस आ जाएगा, गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस आया, तो इसने क्या किया कि किताबों को आम आदमी के लिए संभव बना दिया। अन्यथा इसके पहले जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो किताबें हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी जाएंगी तो थोड़ी लिखी जाएंगी, और जब थोड़ी लिखी जाएंगी तो ये महंगी लिखी जाएंगी। अब ये जो किताबें लिखने का काम था, ये धार्मिक लोग करते थे। तो धार्मिक लोग क्या करेंगे? अपने मन की बातें लिखते जाएंगे उसमें। तो और कुछ मतलब उनके पास लॉजिक तो है नहीं, वो केवल धर्म की बातें करेंगे और धर्म की घूंटी पिला करके लोगों की जो सोचने की प्रवृत्ति है उसको ये खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर एक फ्रेज कहा गया है, एक मुहावरा है, कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। 1453 में उस्मानी तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी है कस्तूनिया, उस पर अधिकार करके पश्चिम से पूर्वी देशों की ओर जाने वाले मार्ग को रोक दिया या अवरुद्ध कर दिया। तो जब मार्ग भी रुक गया तो उनके पास मसाला कहाँ से मिलेगा? कैसे आप ट्रॉपिकल जोन में आएंगे या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। तो अब जब ये उनको रोक दिया, उनका आना रोक दिया, तो उनके लिए एक रास्ता था। क्या? या तो मसाला इनसे खरीदे महंगे दाम पर, ठीक है, और दूसरा या तो ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले, ठीक है। तो यूरोपियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। यूरोपियों ने यह तय कर लिया कि वे अब दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय उत्पाद को कैसे पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नए मार्ग से पाएंगे वो, और नए मार्ग की यह तलाश किससे हो रही है? तो आप बताओगे कि नए मार्गों की ये जो तलाश होगी, वह वही जो है स्पाइस रूट है या जल मार्ग है। अब कह रहा है कि इन उत्पादों के अभाव में, किस उत्पादों के अभाव में? ये जो मसाला है, जिसे
जो कि इंडिया में मिलता, जो इंडोनेशिया में मिलता, ठीक है ना, ये सब पर इन्होंने रोक लगा दिया, ठीक है ना, इसने, तुर्कों ने रोक लगा दिया। तो इन मसालों के अभाव में क्या होगा, जो गोश्त है, एनिमल जो फ्लैश है, उसको संरक्षित करना मुश्किल हो गया, क्योंकि गोश्त को सुरक्षित रखने के लिए गरम मसाले, ठीक है, और नमक का प्रयोग किया जाता है, और ये गरम मसाला तो यूरोप में होता नहीं, ठीक है, ये तो गर्म स्थानों में होगा। तो ये गर्म स्थान क्या है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, और इनके आने का जो मार्ग है वो तुर्क रोक रखे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आएंगे कैसे भाई, पाना है तो है ही है, मसाला पाना है, खाना है, जिंदा रहना है। तो खाने और जिंदा रहने की इसी भावना ने क्या किया, यूरोपियों को भौगोलिक खोजों के लिए प्रेरित कर दिया। इन खोजों को प्रश्रय सबसे पहले पुर्तगाल और स्पेन ने दिया था। किसने दिया, पुर्तगाल और स्पेन ने दिया। स्पेन की रानी है इसाबेला और पुर्तगाल के राजा है हेनरी सेवेंथ, मतलब सेवेंथ, सातवां, ने इसमें इनको सहयोग किया, और फिर इन्हीं यूरोपीय जो राजा हैं उनके सहयोग से भौगोलिक खोजों को प्रारंभ किया गया था। अब ये जो भौगोलिक खोजें प्रारंभ हुई, इसमें आपको याद रखना होगा कि जो हेनरी है, मतलब जो सेवेंथ है, हेनरी सेवेंथ, इन्होंने मैड्रिड में एक स्कूल खोला था, जिस स्कूल का नाम था नेविगेटर स्कूल। अब नेविगेटर स्कूल में नाविक तैयार किए जाते थे। तो इन नाविकों में एक बड़ा नाम है बार्टोलोमियो डियास। तो इसी डियास ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप को, ठीक है, 1498 में खोज निकाला था। केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप, हिंदी में आशा अंतरीप को इन्होंने, किसने खोज निकाला, डियाज ने खोज निकाला था। फिर कह रहा है कि 1492 में इटली का एक नाविक है क्रिस्टोफर कोलंबस, वो भारत को खोजने के लिए निकला था, लेकिन वह कहाँ पहुंच गया, तो आप कहेंगे मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को इसने खोज निकाला। फिर कह रहा है कि मध्य अमेरिका में जिस देश पर इसने पहला कदम रखा था, उसी का नाम उसने रख दिया वेस्ट इंडीज, ठीक है। क्यों रख रहा है, क्योंकि उसे यह भान था, यह ज्ञान था कि मैं इंडिया के वेस्ट में खड़ा हूं, ठीक है ना। तो आपने ये चीजें जान लिया, और फिर इसके बाद एक ही पोर्शन आता है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आने के मार्ग को खोजने के लिए निकला, और जब वास्को डी गामा ने जिस मार्ग को खोज निकाला, उसको अभी हमने आपको समझाया था, स्पाइस रूट उसी को कहा जाता है। थैंक यू। फिर हम कल मिलेंगे डचों को लेकर।